क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जिसमें आपको दे रखा है कि दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, और आपसे पूछा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी सदिश के समानांतर यूनिट वेक्टर कितना होगा। यानी दो वेक्टर्स जो दे रखे हैं इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, उस रिजल्टेंट के पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि रिजल्टेंट का मतलब क्या है। अगर कभी भी दो वेक्टर्स दे रखे हो, आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट, तो हमेशा उन दोनों वेक्टर को प्लस करके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमने एक चीज कही कि मान लिया ए और बी जो है इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर आया हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए ए और बी दोनों का जो वैल्यू है उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4i प्लस 3j प्लस 6k, और बी जो हमारे पास में दे रखा है ये वैल्यू है -i प्लस 3j माइनस 8k। अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 4i माइनस i, ये बन जाएगा 3i कैप, 3j प्लस 3j इट विल बी 6j, और 6k माइनस 8k तो माइनस 2k। यानी आपके पास में ए और बी का जो रिजल्टेंट आया वो ये है। अब उसके बाद कह रहा है इस रिजल्टेंट के पैरेलल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि समानांतर वेक्टर्स जो होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। यानी आर के पैरेलल जो भी वेक्टर होगा उसकी वैल्यू आर के बराबर होगी, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो एक तरह से हम ये मान के चल सकते हैं कि आर वेक्टर जो है इसी का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इकाई सदिश जो होता है ऐसे होता है, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड। आर वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, होल डिवाइडेड बाय मॉड। निकालने के लिए i के पास जो नंबर लिखा हुआ उसका स्क्वायर, j के पास जो नंबर लिखा हुआ उसका स्क्वायर, और k के पास जो नंबर लिखा हुआ उसका स्क्वायर। 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, और 49 जो है उसका स्क्वायर रूट 7 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये आपके पास में आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 1/7 है, 1/7 है, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों उसका करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर का जो डॉट है वो कितना होगा। दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर देखें, आप लोगों को एक चीज बता रखी है कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स उन दोनों को डॉट करना हो तो डॉट करने का एक सिंपल सा तरीका है, ए को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से, ये आपके पास में आएगा ए प्लस बी डॉट करके, ये बनेगा आपके पास में ए प्लस बी। अब जैसे आप लोगों को कंसेप्ट में मैंने बता रखा है कि अगर कभी भी ए को ए से डॉट किया जाए ये क्या बनता है हमारे पास में, ए स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि कभी भी बी को बी से डॉट किया जाए तो क्या बनेगा आपके पास में, बी का स्क्वायर। अब सेम तरीके से ए प्लस बी को ए प्लस बी से डॉट किया जा रहा है, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से डॉट किया जाए तो इसका रिजल्ट हमारे पास में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये मैच कर लीजिए किसमें दे रखा है, तो साफ देखिए सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको कह रखा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, देखिए यहां पर आपके दिमाग से खेल रहा है, ए क्रॉस बी का मॉड दे रखा है, ये 1/√3 a डॉट बी के बराबर है। तो आपको बताना है कि a प्लस बी जो मॉड है इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दे रखा है, a क्रॉस बी का मॉड दिया हुआ है, ये है 1/√3 a डॉट बी। अब देखिए तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास में बन जाएगा a d साइन थीटा, और आप लोगों को पता है a क्रॉस बी में n कैप आता है, मॉड दे रखा है तो इकाई सदिश का जो मॉड होता है वो 1 होगा। तो मैंने यहां पर इकाई सदिश यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, 1/√3, और ये हो जाएगा हमारे पास में ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट, कॉस को नीचे शिफ्ट कीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
इज इक्वल्स टू है 1/√3। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू 1/√3। सब बच्चों को पता है कि 1/√3 टेन 30 डिग्री होता है हमारे पास में। अब टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा आपके पास में जो आया वो 30 डिग्री। अब देखिए थीटा को यूज कहां करना है, आप लोगों को वैल्यू निकालनी a प्लस बी का जो मॉड है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए a प्लस बी का मॉड, आपको वैल्यू निकालने के लिए इसको मॉड फ्री करना पड़ेगा, और मॉड फ्री करने के लिए मैं बता चुका हूं कि डॉट प्रोडक्ट करके ही आप इसका मॉड फ्री कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखूं इसको, देखो a प्लस बी सेम वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब मैं इसका स्क्वायर करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो स्क्वायर करने के लिए इसी से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, लास्ट में स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे इसमें, तो क्या होगा देखो a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब आगे आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। सेम b को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में ए बी कॉस थीटा, प्लस करके हो गया हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू आपके पास में 30 डिग्री है, तो मैं यहां पर अगर 30 डिग्री रखूं तो आप लोगों को पता है कि cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। और देखिए ये 2 जो है आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √3 बचेगा यहां पर, इक्वल्स टू में क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3, ये बन जाएगा आपके पास ए बी। अब देखो लेफ्ट साइड में स्क्वायर था, हमें स्क्वायर नहीं मांग रहा तो स्क्वायर हटाए यहां से, तो a प्लस बी का जो मॉड है इक्वल्स टू यहां रूट बन जाएगा, रूट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास √3ab। अब ये वैल्यू जो है कौन से ऑप्शन में मैच करती है आपको बतानी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3ab। अब मैंने रूट लगाया, इसमें पावर 1/2 है, तो आप कहोगे थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर दे रखा आपको, एक्स वाई प्लेन जो है यहां पर आपको इसका प्रक्षेप बताना है। सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूं ए वेक्टर है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप अगर निकालना है मुझे, प्रक्षेप, तो प्रोजेक्शन कैसे होगा, मैं ये कहूंगा ये बनेगा मेरे पास में a cos थीटा। क्लियर। अब cos थीटा क्या होता है, a और b के बीच का एंगल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो a, ये बन जाएगा मेरे पास में a डॉट बी, बाय फॉर्मूले से ही लिख रहा हूं मैं, ए बी हो गया, a से a कैंसल आउट इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन करके हुआ आपके पास में b। अब इसको यूज करना है, a क्या है जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, b क्या है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। आप कहोगे a की वैल्यू मेरे पास में जो है वो ये है 3i प्लस j प्लस 2k। फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन की बात करें तो b वेक्टर हो गया, एक्स वाई प्लेन के अंदर में z 0 होता है, तो ये आपके पास में i प्लस j हो सकता है इसमें। क्यों, एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट x का होगा और y का, वैल्यू नहीं दे रखी है तो मैंने 1 1 लिख दिया दोनों के आगे। अब आपसे पूछा है प्रोजेक्शन बताइए, तो हम कहेंगे 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप का एक्स वाई तल पर प्रक्षेप जो है, प्रोजेक्शन जो है वो इक्वल्स टू कितना आएगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, ए आपके पास में है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट करके, बी आपके पास में दे रखा है ये i कैप प्लस j कैप होल डिवाइडेड बाय, ये जो आपके पास में b है, इस b की वैल्यू निकालनी है, तो आपको साफ पता है कि b जो है इसका मॉड निकालेंगे रूट में, i के पास नंबर 1 है तो स्क्वायर हो जाएगा, j के पास 1 है तो स्क्वायर होगा। अब सॉल्व करें इसको, देखो 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, ये बन जाएगा आपके पास में कितना 3, j मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में 1 बन गया, z है नहीं तो 0 हो जाएगा इसमें।
होल डिवाइडेड बाय, यहां बना आपके पास √2, तो 4 प्लस √2 बन जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास में इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू, ये आपके पास में हो जाएगा 2 अपॉन करके हो गया √2, तो √2 इंटू √2 लिख दिया मैंने, अपॉन करके √2 हुआ, ये आपके पास में कट के इसका जो प्रोजेक्शन है वो मेरे पास में आएगा 2√2, ये आंसर बनेगा। अब देखिए ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इस सबसे पहली चीज है कि मिसप्रिंट है, तो आप कहोगे इसका जो प्रक्षेप है प्रोजेक्शन वो आपके पास में होगा 2√2, तो इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को करेक्ट करके आप निकाल सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हुआ 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चेक करते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक एकांक सदिश, एक ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो सी जो है उसका मान बताइए। आपसे कह रखा है कि ये जो ए है दिखने में वेक्टर लग रहा है, पर ये वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है आपके पास 8j प्लस सी के, इसको इसने एकांक सदिश बोला है, जिसको आप प्यार से इकाई सदिश कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इकाई सदिश जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, उसका मॉड जो होगा मेरे पास में मॉड होता है 1, क्योंकि इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आपको करना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर रख दो, जिससे सी की वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं, यानी ए का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट बनाया हमने, पहले नंबर का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1, स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इनको ऐड करेंगे 89, तो सी स्क्वायर प्लस 0.89 इक्वल्स टू 1, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 0.11, तो सी की वैल्यू जो आई है वो अंडर रूट है 0.11। देखते हैं वो रूट बाहर निकाल रहा है कि नहीं, वो कह रहा है मुझे इसी फॉर्म में चाहिए। आपका करेक्ट आंसर वो कितना होगा, बी ऑप्शन है दोस्तों, पी क्यू आर, इन तीनों की वैल्यू सेम दे रखी है, साथ में क्या रखा है कि पी और क्यू का जो प्लस है वो आर वेक्टर के है, पी और आर के बीच का एंगल है θ1, यानी पी और आर के बीच का एंगल है, यहां पर पी और क्यू साथ लिखे हुए, जिनके बीच का एंगल निकालना होता है उनको साथ में, ठीक है। फिर आगे की कह रहा है, अगर P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0 हो, अब P और R के बीच का एंगल θ2 हो जाता है। दो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में एंगल है θ1 और इस कंडीशन में एंगल है θ2। आपको θ1 और θ2 के बीच का रिलेशन बता। तो देखिए क्वेश्चन दो टाइप में दे रखा है, केस नंबर फर्स्ट की बात करना है। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू आर है, और एंगल दे रखा है P और किस में, R में। जिन दोनों के बीच का एंगल होता है उनको पास में लिखते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, R को यहां शिफ्ट कर, ये हो जाएगा देखो P माइनस आर इक्वल्स टू माइनस क्यू। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एंगल निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास, पहले लिख देता हूं मैं तरीके, डॉट करके स्क्वायरिंग करने का वेक्टर में एक ही तरीका होता है, स्क्वायर करना होता है, इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट माइनस क्यू। अब देखिए ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2p आर कॉस θ1। एंगल किसके बीच का दे रखा, पी और आर के लिए, θ1 है, इक्वल्स टू बन गया क्यू स्क्वायर। अब देखिए आपको p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू तीनों सेम दे रखी, तो जहां जहां p और q वहां r रखता हूं, इसमें क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस θ1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको उठाकर इधर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर कॉस θ1, ये कैंसिल आउट, कॉस θ1 इज इक्वल्स टू बना 1/2। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 60 डिग्री होती है, θ1 की वैल्यू हमारे पास में हो गई 60 डिग्री, यानी जिन दोनों के बीच का एंगल पूछा उन्हीं को पास रखते हैं।
कई बच्चे बोलते हैं साहब पी और क्यू को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल पी और क्यू के बीच में नहीं दे रखा, एंगल पी और आर के बीच में दे रखा। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड। यहां पर तीनों वैल्यूज है, एंगल भी पी और आर के बीच में, तो पी और आर को साथ रखेंगे, क्यू को सेपरेट। दे रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू, तो P प्लस आर इक्वल्स टू माइनस क्यू कह सकता हूं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2PR कॉस थीटा 2। इस बार एंगल कितना है, थीटा 2 इक्वल्स टू बन गया क्यू। सेम कंडीशन, तीनों वैल्यू सेम है, जहां जहां P और Q वहां R रखेंगे। ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये इधर आ जाएगा इसमें, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस में इक्वल्स टू 2R स्क्वायर कॉस थीटा 2 आपस में। तो कॉस थीटा 2 की जो वैल्यू आई -1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू प्लस में हाफ 60 डिग्री पे होती है, माइनस में हाफ 120 डिग्री पे होगी। थीटा 2 की जो वैल्यू आई आपके पास 120। अब देखिए थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन क्या है, थीटा 2 डबल है किसका, थीटा 1 का। ये कह सकता हूं कि थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स थीटा 1। ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, थीटा 2 डबल है। अब देखिए ये उल्टा करके लिखा हुआ है इसने, थीटा 2 डबल है या थीटा 1 हाफ है, कह सकते हैं कि एक बल F इक्वल्स टू इतना कि क्रिया रेखा पर एक पॉइंट है, तो बताइए इसके सापेक्ष बल आघूर्ण टॉर्क की वैल्यू कितनी। मैं आपको फिर बताऊं, ये तो चलो यहां पर चला के वैल्यू दे दी है, जबकि ये फॉर्मूला नहीं दिया जाता है कि R क्रॉस F है। यही असली खेल है, बच्चा क्या करता है F क्रॉस R कर देता है, जबकि फॉर्मूला है R क्रॉस F। आपकी किस्मत अच्छी है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको टॉर्क निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। बच्चा कहे सर R की वैल्यू क्या, ये देखिए ये हो गया X, ये है Y और ये है Z। मैं ऐसे कह सकता हूं, इसकी ट्रिक आपको बता रखी है, I कैप, J कैप और K कैप। सबसे पहले R लिखा हुआ है तो 2 3 1, F लिखा हुआ है उसके बाद में, F की वैल्यू है -1 1 एंड 1 इक्वल्स टू, I कैप लिखा जगह छोड़ दी, माइनस J कैप लिखा जगह छोड़ दी, प्लस K कैप लिखा जगह छोड़ दी। अब वैकेंट जगह भरेंगे, जब I कैप की बात आ रही है I कैप छुपा लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, माइनस अपनी तरफ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, ये बनेगा आपके पास में 2I कैप। देखो 2I कैप सबके अंदर दे रखा है। दूसरा J की बात करें, J को छुपा लो आप इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई अगर मैं करूं यहां पर, ये बन जाएगा आपके पास में 2, माइनस अपनी तरफ से लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 3 और बाहर माइनस लिखा हुआ तो -3J। तो देखो -3 लिखा हुआ सबके अंदर। K की बात करते हैं तो K को छुपा लो इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, माइनस अपनी तरफ से लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -3, तो माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो +3, ये बन जाएगा आपके पास में 5K कैप। अब ये किस में है, 2I फर्स्ट में नहीं है, B में है, C में है, D में है, -3 जो है C में है और D में है, और +5 जो है वो D में है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 12वें क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन 2। नेक्स्ट, A इतना है, Q इतना है हमारे पास। अब A की जगह देखो यहां P लिखना चाहिए, ऑपरेटर की गलती से A आ गया। P दे रखा है, Q दे रखा है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो Y की वैल्यू बताइए। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर P वेक्टर और Q वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें पता है कि लंबवत होने पर P डॉट Q इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो आपको सिंपल सा P और Q की वैल्यू उठा के डाल देनी है। P आपके पास में 2I प्लस YJ प्लस करके 3K, Q जो हमारे पास में है वो है 3I माइनस 2J माइनस 2K इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I को I से, J को J से, K को K। I से मल्टीप्लाई होगा 6, J से मल्टीप्लाई होगा 2Y,
ये के से मल्टीप्लाई होगा -6 इक्वल्स टू, अब आप खुद देखिए ये तो कट गया इससे, -2y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू जो है वो 0 बना। तो आप ये कह सकते हो कि 0i की वैल्यू y की यानी डी। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन। जरूरी नहीं कि कोई वैल्यू आए, 0 भी आ सकती है और नॉन 0 भी आ सकती है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है a क्रॉस b का मॉड और ये आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा चेक कर लेते हैं। आपको जो पहले दे रखा है उसको लिख देते हैं। a क्रॉस b का जो मॉड है वो है √3 a डॉट b, इसके बाद आपको पता है इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ab साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 हो गया, और इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में ab कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ab से ab कैंसल आउट, कॉस को नीचे भेजो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है इक्वल्स टू √3। तो आपको पता है कि √3 जो है वो टेन में 60 डिग्री पे आता है हमारे पास, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए और बी जो दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, देखिए सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, एक फोर्स है, इस फोर्स को अगर मैं लगाता हूं किसी बॉडी पे तो इतना डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, वर्क कितना, देखो फिर आपकी किस्मत अच्छी है कि वर्क का फॉर्मूला दे रखा है डॉट में, जबकि दिया नहीं जाता है। क्यों, वर्क जो है कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा डॉट प्रोडक्ट से निकलती है। तो मैं ये कहूंगा अगर मुझे सॉल्व करना है तो फॉर्मूला तो हालांकि दे रखा है, W इज इक्वल्स टू F डॉट S, डॉट में उल्टा पुल्टा लिख सकते। कई बार बच्चे बोलते हैं सर W के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि W जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। F की वैल्यू पुट की हमने -2i प्लस j डॉट कर, S की वैल्यू है -3i प्लस 8j, अब दोनों को डॉट करेंगे। i को i से किया तो प्लस में 6 आया, j को j से किया प्लस 8 आया, आंसर आएगा 14 जूल। हम ये कह सकते हैं इस दौरान किया गया कार्य वर्क डन जो है वो 14 जूल। डी ऑप्शन है दोस्तों। एक कण सरल रेखा OX के अनुदिश चलता है, t सेकंड में बिंदु O से x दूरी को तय करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी उस व्यक्ति के चलने की इक्वेशन दे रखी है। फिर आपसे पूछ रहा है रेस्ट में आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो रेस्ट में आने का मतलब है उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस व्यक्ति का जो पथ है वो कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू 40 प्लस करके 12t माइनस टी क्यूब। सबसे पहले ये कह रहा है कि वेलोसिटी 0 करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इस रास्ते से चल रहा है तो वेलोसिटी 0 होने में कितना समय लगेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेग का dx अपॉन, और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 करना, क्या हो जाएगा हमारे पास d अपॉन dt, x की वैल्यू 40 प्लस 12t माइनस टी इक्वल्स टू 0। तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, 40 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस ये 12 माइनस 3t इक्वल्स टू 0। यहाँ शिफ्ट करो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 कैंसिल आउट होगा 4, टी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास में 4, और टी की जो पॉसिबल वैल्यूज है +2 या फिर -2। आप लोगों को पता है कि समय जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब टाइम जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। कितना समय लगा इसको, 2 सेकंड का समय लगा विराम अवस्था में आने। अब आपसे पूछ रहा है कि जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो उस समय कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 2 सेकंड के अंदर में वो रेस्ट में आ गया, तो 2 सेकंड के अंदर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस टी की वैल्यू यहां डाल देंगे हम इसमें, तो हम कहेंगे x t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर क्या बनेगा, ये हमारे पास 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8। अब आपको इसको सोल्व करना है, 24 में से 8 गया विल बी 16 प्लस 40, जोड़ोगे तो 56, यानी रुकने से पहले इसने 56 मीटर का डिस्टेंस, सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट, एक वस्तु विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करती है और 30 सेकंड चलती है टोटल मिला के, और एक समान त्वरण से, यानी ए की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है पूरे रास्ते में, तो बताइए पहले 10 सेकंड में x1, अगले 10 सेकंड में x2 और अगले 10 सेकंड में x3 डिस्टेंस कवर करती है, तो तीनों का रेशियो कितना होगा, इसको डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़े से क्या लेंदी होते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी से स्टार्ट हुआ, सी पे गया, और सी से स्टार्ट हुआ, डी पे गया। यहां पर u इक्वल्स टू 0 था, ये t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, ये भी t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, ये भी t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और हर एक रास्ते का डिस्टेंस x1, x2 और x3। एक चीज ध्यान से देखिएगा, न्यूटन की इक्वेशन बीच में से नहीं लगती, न्यूटन की इक्वेशन स्टार्टिंग से लगेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x1 की वैल्यू। अगर मैं बात करता हूं a से b के बीच, a से b के लिए, तो देखिए आपको पता है कि u की वैल्यू दे रखी है
S आपके पास में है x1 डिस्टेंस, t की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेकेंड्स और एक्सेलरेशन a जो है वो कांस्टेंट कह रखा है। आपको निकालना है x1 की वैल्यू, कितना डिस्टेंस कवर किया। ये चारों इक्वेशंस जो है वो न्यूटन सेकंड इक्वेशन को मैच कर, हम ऐसे लिखें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू हो गई x1, u 0 है, हाफ a और t स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। काटोगे आप इसको, इट विल बी 50। x1 की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी है, a x1 आ। अब बात करोगे आप x2। अब अकेला x2 नहीं निकाल सकते, a से c पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी x1 प्लस x2, फिर उसमें x1 की वैल्यू निकाल दोगे तो x2 आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं a से c तक के, सेम इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है, a से लेकर c तक, ये हो गया हमारे पास में x1 प्लस x2, u 0 हो गया, हाफ a कांस्टेंट है और टोटल टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड्स का, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। काट लो इसको, ये बना 200। x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू आया 200a। अब आप देखिए x1 और x2 का प्लस 200 आ रहा है, तो अकेला कितना है 50, वैल्यू डाल दीजिए। x2 इज इक्वल्स टू 200a माइनस करके x1, x2 की वैल्यू आ गई 150a, x2 आ गया। अब निकालना आपको x3, अकेला नहीं निकलेगा, पूरी जर्नी निकालेंगे। हम लिखेंगे a से लेकर d, सेम इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू हो गई x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू u 0 हो गया हमारे पास प्लस हाफ a, टोटल टाइम कितना 30, स्क्वायर करोगे तो 9 है, इसको कैंसिल आउट करो 450। अब देखो x1 प्लस x2 इसकी पूरी वैल्यू 200 है मेरे पास, मैं यहां लिख सकता हूं ये 200 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 450a, माइनस करो ये a है यहां देखो, यहां पर x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450a माइनस 200, x3 इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 250a। अब तीनों का रेशियो बनाना, देखिए 50a इसका 3 गुना ये है और 50a इसका 5 गुना ये है। अगर तीनों का रेशियो बनाओ, यहां लिख देता हूं x1 रेशियो x2 रेशियो x3, ये आएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ये ऑप्शन जिसमें है वो आपका आंसर, देखिए सी ऑप्शन है। दो नेक्स्ट एक डायग्राम आपको दे रखा है ग्राफिकल फॉर्म में, ये ग्राफ आपको दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 8 सेकंड के पश्चात यहां पर मूल स्थिति में लौट आता है, तो बताइए कितना विस्थापन होगा और कितनी दूरी होगी। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रखा है मैंने, वापस रिपीट कर देता हूं। अगर ग्राफ VT दे रखा है, VT ग्राफ जो है इसका क्षेत्रफल एरिया जो होगा हमारे पास वो विस्थापन भी दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट, और वो दूरी भी दिखाता है। अब दूरी में और विस्थापन में फर्क क्या है, टोटल एरिया तो होगा डिस्टेंस, और जो ऊपर है वो प्लस में, नीचे है जो माइनस में, उससे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनका एरिया निकाल। अब जरा देखिए ये डायग्राम आपको दे रखा ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है, क्षेत्रफल इसका एरिया जो होगा हमारे पास में कितना होगा, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं का जोड़ 0 से 4 है, और ये हो गया हमारे पास में 1 से 3। आप लिख सकते हो इसको 1 2 3 4 4 प्लस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई हाइट जो है 4 तक जा रही है, ये कटेगा इससे 2 हमारे पास 6 और ये 12। A1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 12। अब आप निकालोगे इस A2 की वैल्यू, एरिया निकाले, ये भी समलंब चतुर्भुज है ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 से लेकर 8 तक 4 प्लस 5, ये देखो ये वैल्यू जो देखिए 4.5, 4.5 से 7.5 है, 4.5 से 7.5 यानी 3 हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके हाइट आपको दे रखी है 2 माइनस की 2, ये कट जाएगा इससे -1 7, तो A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -7। अब देखिए अगर आपको विस्थापन निकालना है, माइनस को कंसीडर करना है, और अगर आपको दूरी निकालनी है डिस्टेंस, तो माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछूं इसमें दूरी कितनी होगी हमारे, आप कहोगे A1 प्लस A2, और अगर मैं विस्थापन निकालना चाहूं इस प्लेस में, ये बनेगा मेरे पास में A1 माइनस A2। अब देखिए A1 की वैल्यू आपके पास में 12 और प्लस करके ये वैल्यू हो गई 7, इट विल बी 19 मीटर। विस्थापन निकालना है 12 माइनस 7, ये बन गया 5 मीटर। आंसर आपका आएगा 19 मीटर और 5, 19 मीटर और 5 मीटर कौन सा हमारे पास, ए ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर है 4th क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसने देखिए क्या दे रखा है 8 सेकंड, विस्थापन पहले निकालना है और दूरी बाद, विस्थापन आ गया 5 और दूरी हो गई 19। एक वस्तु किसी चाल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, इसमें 5वें और 6वें सेकंड में तय की गई दूरी समान। दोस्तों देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो कि ऊपर की ओर फेंका है, डिस्टेंस सेम है, जबकि आपको पता है जबकि पिंड ऊपर जाता है तो डिस्टेंस कभी सेम नहीं हो सकते, डिस्टेंस एक ही कंडीशन में सेम होता है, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। इसका मतलब 5वें सेकंड और 6वें सेकंड में डिफरेंस क्या है कि 5वें सेकंड में तो पिंड ऊपर जा रहा होगा,
और 6वें सेकंड में पिंड नीचे आ रहा होगा, तभी डिस्टेंस सेम हो सकता है। तो इसको कंसेप्ट बनाते हुए सॉल्व करें तो देखिए, मान लो ये हमारे पास में कोई भी सतह हो, यहां से आपने किसी भी पिंड को फेंका, ये पता है कि ऐसे जा रहा ऊपर से ऐसे। अब ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस जो है 5वें और 6वें में सेम है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब 5 सेकंड में पिंड यहां पर पहुंचे, यानी देखो t इज इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू 5 और t इज इक्वल्स टू 6, ऐसा। यानी 5वें सेकंड में और 6वें सेकंड में डिस्टेंस तभी सेम हो सकता है कि जब एक कंडीशन में पिंड ऊपर जा रहा हो, दूसरी कंडीशन में पिंड नीचे आ रहा हो। अगर दोनों ही कंडीशन में बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्टेंस कभी सेम नहीं, तो दोनों ही कंडीशन में बॉडी नीचे आ रही है तो भी डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा। अब हमें बात करना है इसमें कि आपको ये निकालना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी जिससे उसको फेंक। देखिए दोस्तों, u की वैल्यू निकाली, बड़ा सिंपल सा। इतना हमें पता चल गया है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में तो जो समय लगा वो 5 सेकंड का है, और इस जगह पर जब ये लौट रहा है तो यहाँ पर वेग 0 होगा। देखो u निकालना है, v दे रखा है, फुल टाइम 5 सेकंड का है और ग्रेविटी काम करती है नीचे की ओर। साइन कन्वेंशन बता रखे, चिन्ह परिपाटी, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। देखिए u की वैल्यू ऊपर है प्लस हो जाएगा, t की वैल्यू नीचे है माइनस हो जाएगा, v 0 है और t आपको दे रखा है इसमें 5 सेकंड। ये चारों चीजें न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस जी। t 0 हो गया, u आपको कैलकुलेट करना है, g आपको दे रखा है -9.8 और t आपके पास में हो गया 5 सेकंड। तो u इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 9.8 मल्टीप्लाई 5, u इज इक्वल 40 का 0 कैरी 4, 45, 49, यानी u इज इक्वल्स टू हो गया 49 मीटर पर सेकंड। इस कंडीशन में बॉडी को ऊपर की ओर जब फेंका जाता है उसकी स्पीड होगी हमारे पास 49 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन। एक वाहन किसी निश्चित दूरी के आधे भाग को v चाल से तथा शेष आधी दूरी को 2v चाल से तय करता है। एवरेज स्पीड बतानी है। औसत चाल की ट्रिक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वापस ध्यान से देखिए। एक आदमी यहां से स्टार्ट होकर A से स्टार्ट होकर B पे जा, यानी आधा डिस्टेंस जो है वो तो v स्पीड से कवर कर रहा है, रिमेनिंग हाफ जो है वो 2v स्पीड से कवर कर रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई इसकी v1 और ये वैल्यू जो है हमारे पास प्यारे बच्चों ये हो गई v। देखिए समान दूरी तय करते हुए यात्रा कर रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करते हुए जर्नी कर रहा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है हमारे पास v एवरेज इक्वल्स टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v। डाल देते हैं इसमें 2, v1 की वैल्यू हो गई v और ये हमारे पास में 2v अपॉन v प्लस 2 और हो जाएगा 4v स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3v, ये कट गया इसमें, इट विल बी 4v अपॉन 3। अब देखिए 4v अपॉन 3 कौन सा, यानी बी ऑप्शन जो है आपके पास में करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन कराने की बात कर रहा है, आपसे कह रहा है कि रेखीय चाल लीनियर वेलोसिटी r क्रॉस ओमेगा है, ओमेगा और r की वैल्यूज दे रखी है साथ में। आपसे पूछ रहा है कि v का मोड कितना होगा, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे देन उसके बाद मोड निकाल। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, आपको पता है v की वैल्यू निकालनी है तो ये r क्रॉस ओमेगा। मोड निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ आई कैप लिख कैप और पहले r दे रखा है तो r की वैल्यू पहले लिख। एग्जाम में देखो बच्चा गलती कर जाता है, ओमेगा पहले दे रखा है, बच्चा ओमेगा लिख देता, प्लस माइनस का फर्क आता है। r की वैल्यू है 4 और j है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो r की वैल्यू देखिए i में है नहीं, j में है 4, k में है माइनस, ओमेगा की बात करते हैं i में है 1, k में हो गया -2 और k में हो गया आपके पास में, सॉल्व करें, i लिखा माइनस j लिखा ब्रैकेट छोड़ प्लस k लिखा ब्रैकेट छोड़। अब सॉल्व करने के लिए इसको पहले छुपा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई 8 माइनस अपनी तरफ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, j को छुपा दिया हमने, ये इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस अपनी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, a को इसमें छुपा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस अपनी तरफ से, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया 4। सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास में 2i कैप -3j कैप और ये बन गया -4k। ये तो बना क्रॉस प्रोडक्ट। आपको देखिए क्रॉस नहीं पूछ रहा, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ, तो हम इसका मॉड निकालेंगे। t का जो मॉड आएगा आपके पास में, तरीका ऑलरेडी बता रखा है, रूट बनाया आपने, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास में √9। √29 आपका करेक्ट आंसर है। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, क्या कह रखा है, एक कण सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से चलता है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। ए और बी पर इसके वेग क्रमशः 7 और 17 मीटर पर सेकंड है। एम जो है ए और बी का कोई मिड पॉइंट है। ए से लेकर एम तक पहुंचने में टाइम t1 और एम से बी तक पहुंचने में टाइम लग रहा है t2। तो
आपको T1 और T2 का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों देखिए, यानी इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी एक डायग्राम है। स्टार्टिंग का पॉइंट आपके पास में दे रखा है A, और एंडिंग पॉइंट जो हमारे पास है इसको हमने कहा B। M जो है आपके पास में ये मिड पॉइंट है इसका, ये M जो है ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि जब ये पार्टिकल A पोजीशन पे था तो उस समय इसकी स्पीड जो थी, मैं यहां लिख देता हूं VA, ये आपके पास में है 7 मीटर पर सेकेंड। और जब ये B पोजीशन पे है तो इस समय इसकी जो स्पीड है VB, ये आपके पास में दे रखी है 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ये कहना चाह रहा है कि A से M तक जब आएगा तो टाइम T1, और M से B पे जब आ रहा है तो टाइम कितना है T2। इन दोनों के टाइम का रेशियो चाहिए हमने कहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि A और B इनका मिड पॉइंट है। अगर मान लो मैं A और B को, इनके डिस्टेंस को S मान लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस S अगर मेरे पास हो गया तो आप कहोगे ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक S/2, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा S/2। ये डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसके लिए सबसे पहले हमें यह निकालना जरूरी है कि जब पार्टिकल M से क्रॉस करेगा इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मान लो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, Vm हो गई। तो यह निकालना जरूरी है, तभी इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का टाइम निकलेगा हमारे पास। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं यूज करूंगा A से लेकर B तक वाले पार्ट को। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और डिस्टेंस आपके पास में कितना है S दे रखा। तो मैं कहूंगा A से लेकर B तक के बीच में न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करो, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2A इंटू S। अब V आपके पास में 17 दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं इसको एज इट इज VB का स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू U आपके पास में है 7 का स्क्वायर इक्वल, सॉरी ये बन गया हमारे पास में प्लस में 2AS। तो 17 का स्क्वायर 289 और ये हो गया 49। तो 289 में से 49 माइनस करोगे तो लमसम हमारे पास में आएगा 240। तो आप ये कह सकते हो कि 2AS की जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास में 240। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, एज इट इज लिख देंगे 2S की वैल्यू। अब यहां से लेकर यहां तक के बीच की इक्वेशन आप चाहो तो A से M भी लगा सकते हो, मैं M से B के बीच में ले रहा हूं। अब मैं यूज करूंगा M से लेकर B तक के बीच में, इसी इक्वेशन को लगाऊंगा। तो आप कहोगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V कितना है आपके पास में 17 का स्क्वायर, U कितना है VM का स्क्वायर जो नहीं पता है, प्लस करके 2A, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है S/2। ये बन गया S/2, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 289, इसको यहां शिफ्ट कर दो, माइनस VM स्क्वायर इज इक्वल्स टू बना AS। ये हमारे पास में है सेकंड इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, इस AS की वैल्यू उठा के सीधी हम यहां डाल देंगे। सेकंड इक्वेशन से A इंटू S को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए आप ये लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से जैसे इनमें इंटरचेंज करेंगे वैल्यू, तो 2AS की जगह हो जाएगा हमारे पास में 289 माइनस VM का स्क्वायर इक्वल्स टू है 240। तो एक काम करें, इसको काट देते हैं, 120 के आसपास बन गया ये। इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा 289 माइनस 120 इक्वल्स टू VM का स्क्वायर। 289 में से 120 गया तो 169 बचा। तो VM की वैल्यू जो आएगी आपके पास में 169 का स्क्वायर रूट, यानी ये बना 13 मीटर पर सेकेंड। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने निकाला है M पॉइंट पे जब पार्टिकल था उस समय इसकी स्पीड जो हमारे पास है वो 13 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको निकालना है A से लेकर B तक पहुंचने में कितना समय लिया। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं इसमें हम। तो देखो A से लेकर B तक
न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो T इज इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूं V माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अब इसी V माइनस यू अपॉन ए को अगर मैं यूज करूं दोनों के लिए तो देखो क्या हो जाएगा, देखो T1 इज इक्वल्स टू V कितना है आपके पास M पॉइंट पे, तो ये बन गया आपके पास 13 माइनस यू कितना है A पॉइंट पे 7 अपॉन बना आपके पास A, माइनस करो 3 और 3 6 अपॉन बना A। सेम तरीके से अब B से C की बात करते हैं हम इसमें, तो सेम T2 इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन ए, तो V इस बार B पॉइंट का हो जाएगा 17 माइनस U आपके पास होगा M पॉइंट पे जो 13 है हमारे पास डिवाइडेड बाय हुआ A, तो ये बना आपके पास में 4 अपॉन A। अब दोनों का रेशियो ले लो, ये T1 को ऊपर जा रहा है T2 को नीचे, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में 6 अपॉन A 4 अपॉन A कट गया, ये बना 3 अपॉन 2। ये आंसर हमारे पास है। अब 3 अपॉन 2 कौन सा, देखिए ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट, एक पैराशूट को खुलने से पहले पैराशूट 10 सेकंड तक एक वायुयान से मुक्त रूप से गिरता है, यानी फ्रीली फॉल हो रहा है उसमें, वह 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अवमंदन से नीचे उतरता है। एक वायुयान से मुक्त रूप से गिरता है एवं जब वह खुलता है तो इस रिटार्डेशन से वो नीचे की ओर गिरता है। यदि वह पैराशूट से 2495 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो जमीन पर किस वेग से पहुंचेगा। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ये क्या कह रहा है, आपको यहां से दे रखा है पैराशूट से ये आदमी जो है वो ड्रॉप होता है इस जगह पे, ए पोजीशन कह दिया। अब यहां से जब ये बी पर पहुंचा तब जाके इसका पैराशूट ओपन हुआ, और पैराशूट ओपन होने के बाद में यहां से होता हुआ ये सी पॉइंट पे जमीन पे आके गिरा। अब पैराशूट को खुलने से पहले 10 सेकंड तक एक वायुयान से मुक्त रूप से गिरता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम दे रखा है वो आपको T इज इक्वल्स टू कितना है 10 सेकंड दे दिया। U की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है। यदि पैराशूट से 2495 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 2495 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ हमारे पास में। फिर उसके बाद कह रहा है तो जमीन पर किस वेग से गिरेगा, ये V की वैल्यू जो है आपको ये निकालनी है इसमें। तो दोस्तों कई दांव पेच है, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि जब वो पैराशूट ओपन करेगा उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, ये चाहिए। तो देखिए A पर U0 दे रखा है, T आपके पास में 10 सेकंड है, तो यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो स्पीड कितनी है। जब वो इस B पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, तो आप एक सिंपल सी चीज कहोगे V इज इक्वल्स टू U प्लस GT, आप ये यूज करोगे इसमें। तो U की वैल्यू 0 है, G हमारे पास में 9.8 हो गया। अब ये कह रहा है 10 यूज करना, तो हमने कहा एक काम करते हैं 10 ही यूज कर लेते हैं, हालांकि 9.8 से इजी रहेगा। तो ये बन गया आपके पास 10 और ये बना आपके पास में 10, तो हम ये कह सकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड जो है वो यहां से लेकर यहां तक इस स्पीड से ये पहुंचा, ठीक है। देन उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस कवर कितना किया। जब U0 था, V 100 है, तो यहां से लेकर यहां तक जब पैराशूट ओपन हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर किया। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप चाहो तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो। S इक्वल्स टू कितना बन जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। देखिए U की वैल्यू 0 है और ये बनेगा आपके पास में हाफ, G की वैल्यू 10 है और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 5 यानी 500। तो आप कहोगे 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने पैराशूट खुलने तक, और जब वो पैराशूट खोल के नीचे आया तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2495। इसमें से आप 500 माइनस कर दोगे। जब 500 माइनस करेंगे तो ये लमसम आपके पास में आएगा 1995, इतना आ जाएगा मीटर। अब यानी इतना मीटर इसको कवर करना है, स्पीड कितनी थी 100, और अवमंदन दे रखा है इसमें रिटार्डेशन। तो ए जो है आपके पास में वो आपके पास में कितना है
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप खुद देखिए न्यूटन की इक्वेशन, U दे दिया है, A दे दिया है, S है, V की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल से न्यूटन की थर्ड इक्वेशन अगर मैं यूज करूं यहां पर, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखिए U आपके पास में कितना है 100 का स्क्वायर प्लस करके 2, A कितना है अवमंदन है, माइनस हो गया हमारे पास में 2.5 इंटू S की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1995। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 10,000 माइनस ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 1995। ये वैल्यू किसकी है V स्क्वायर की है। तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 में से आप माइनस करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये लगभग आपके पास में 2000 है, 10,000 तो ये 525, ये होगा 9,900 ये बन जाएगा आपके पास में 75। तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपके पास बनेगा लगभग 25। तो V इज इक्वल्स टू आया 5 मीटर पर सेकेंड। देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी करना क्या है, सबसे पहले आपको यह चाहिए कि जब ये पैराशूट ओपन करेगा तो उस समय स्पीड कितनी है, पैराशूट ओपन करने तक डिस्टेंस कितना कवर किया, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर होगा इस स्पीड से, तो फाइनल वेलोसिटी आएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यह नियत प्रतिरोधी बल का अनुभव करता है, जिसके कारण उसमें अवमंदन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो कण के ऊपर जाने में और नीचे आने में समय के अनुपात को बताइए। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऑलरेडी मैं आपको कई बार चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि सबसे पहले न्यूटन की जब इक्वेशंस लगती हैं तो उस समय वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हैं हम इसमें, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उसको नीचे जाने में लगेगा। यह तभी पॉसिबल है जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, जबकि सवाल में क्या कहा है, कण ऊपर नीचे जा रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, प्रतिरोधी बल लग रहा है, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे का समय सेम नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो आंसर तो ये होता हमारे पास। तो इसके अलावा अब इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, चेक करते हैं इसमें। आप लोगों को पता है कि जब कोई भी कण ऊपर की तरफ जाएगा और कण जब नीचे की तरफ आता है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका त्वरण होगा G+a, नीचे की तरफ आएगा तो कितना होगा G-a। वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार आपको। अब बच्चा कहेगा सर मुझे तो टाइम निकालना है, तो सिंपल सी फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास में कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यहां पर इनिशियल 0 हो जाएगा, और हमें पता है कि जिस स्पीड से हमने फेंका उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो टाइम और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कहूंगा पहले इसने कहा है ऊपर जाने में, तो टी ऊपर की बात करें डिवाइडेड बाय टी नीचे की बात करते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम एक्सेलरेशन। तो ऊपर जाने वाला समय ऊपर लिखा हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में G+a। नीचे वाला टाइम नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपके पास में G-a। G10 होता है, माइनस दे रखा है 2, 10 माइनस ये प्लस हो गया 2, तो आपके पास में जो बनेगा तो आप इसको लिख सकते हो इसमें 8 अपॉन ये बन गया 12, कटेगा इसमें तो ये बन जाएगा 4, या फिर एक काम करते हैं डायरेक्ट ही काट देते हैं इसको 4 से, तो ये बन जाएगा 2/3। तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का जो समय है इन दोनों का रेशियो हमारे पास बनेगा 2/3। अब ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है 2/3, यानी सी ऑप्शन जो है हमारे। नेक्स्ट, एक कार कुछ दूरी तय करती हुई प्रथम 1/3 भाग को स्पीड से, दूसरे 1/3 भाग को स्पीड से और तीसरे 1/3 भाग को स्पीड से कवर करती है, तो एवरेज स्पीड। तो प्यारे बच्चों, औसत चाल की 2 ट्रिक होती हैं, समान समय में और समान दूरी में, या दूरियां समान है तो समान दूरी में औसत चाल जो होगी इसकी
औसत चाल, एवरेज स्पीड जो होगी उसका ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूं, 3v औसत एवरेज इक्वल्स टू 1/v1, 1/v2, 1/v3, 3/v औसत इज इक्वल्स टू 1/v1 कितना है 10, v2 कितना है आपके पास 20, v3 कितना है हमारे पास में 60 दे रखा। अब इनका एलसीएम लेना है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन जरूर है। एलसीएम 60 आ जाएगा, भाग लगाओ इससे 6, इससे भाग लगाओ 3, इससे भाग लगाओ 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10/60 काट दो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v औसत जो है हमारे पास में ये इस साइड शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एवरेज स्पीड होगी अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता हुआ चले तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, एक पत्थर एक टावर के शीर्ष से छोड़ा जाता है, धरातल से टकराने पर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरा पत्थर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर समान टावर के शीर्ष से 4 किलोमीटर प्रति घंटे से फेंका जाता है, तो इसका धरातल पर टकराते दौरान में वेग कितना होगा, स्पीड निकालनी है। दो कंडीशंस दे रखी हैं, देखिए सबसे पहले कह रहा है, मान लो ये हमारे पास में कोई भी एक टावर की हम बात कर लेते हैं, ये रहा टावर, क्या कह रहा है, यहां से किसी भी स्टोन को ड्रॉप किया जाता है u इक्वल्स टू 0, जब वो धरातल से टकराता है ऐसे ये यहां पर हिट करेगा तो उस समय इसका v आपको दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गया, u दे दिया, v दे दिया। हाइट हमें नहीं पता है कितनी, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो h हो गई इसकी हाइट, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में आ रहा है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन में यहां पर बना देता हूं, मान लो ये कह रहा है सेम वही टावर है, क्योंकि हाइट सेम है, क्योंकि इसने ये बोला है दूसरा पत्थर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर समान टावर के शीर्ष से, यहां से हम नीचे की ओर फेंक रहे हैं, पर इस बार u की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये जमीन से टकराएगा तो इस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, v की वैल्यू निकाल। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, u दे रखा है, v दे रखा है, हाइट को और ग्रेविटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करें, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। सेम तरीके से यहां बात करें, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, v की वैल्यू कितनी है 9 हो गई हमारे पास में, डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें, और इसकी मैं बात करता हूं इक्वल्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 2g इंटू h, तो हम कह सकते हैं 2gh की वैल्यू हो गई कितनी आपके पास में 9 हो गई। अब 2gh की वैल्यू यहां पर हम 9 पुट कर देंगे या 9 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, v² कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू u की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 4 का स्क्वायर, प्लस करके डायरेक्ट हमारे पास में 2gh की वैल्यू जो है वो 9 है, तो ये v² इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इट विल बी 25, तो v इज इक्वल्स टू जो होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगा। दोनों को कंपेयर करना है तो 5 किलोमीटर पर आवर, देखिए बी ऑप्शन जो है। नेक्स्ट, 3 बल हैं आपके पास में, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर लंबवत एक दूसरे पर कार्य कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, इनके परिणामी बलों का जो मान है वो कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा दे रखा है, 3 वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे दे रखे हैं, ये 3 वेक्टर्स हैं। हमने कहा कि इधर कोई तीसरा वेक्टर ऐसे है, अब मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। आपसे कह रखा है कि ये मान लो 3 न्यूटन हो गया, ये मान लो 4 न्यूटन हो गया, और ये आपके पास में है 12 न्यूटन। आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो तीनों का रिजल्टेंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि अगर मान लो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, ये हमारे पास में है F1, ये आपके पास में हो गया F2, और ये हो गया हमारे पास में कितना F3। एक सिंपल तरीका तो ये रहता है कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, जो आए वो उसको इसके साथ सॉल्व कर दो, पर हमें पता है कि तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परिणामी जो होगा हमारे पास में, रिजल्टेंट जो होगा
वो कैसे होगा, रूट में f1 स्क्वायर, f2 स्क्वायर, f3 स्क्वायर। f1 की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, f2 कितना है, 4 का स्क्वायर, और f3 कितना हमारे पास में, 12 का स्क्वायर। अब सॉल्व करें इसको, 9 + 16 + 144 ऐड करोगे 169 आएगा, और 169 का मतलब होता है 13 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास में फोर्स होगी वो 13 न्यूटन। बी ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट कि एक आर वेक्टर आपको दे रखा है, इसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन चाहिए। अब प्रोजेक्शन की बात होती है परछाई। अब आप ये कह सकते हो कि एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया आई कैप और जे कैप की बात करेंगे। तो आपको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो घटक होगा वो आई कैप और जे कैप का ही प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होती है, तो तीसरा जो के कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि मॉडुलस बताना है, परिमाण। तो सिंपल सी चीज है कि आर वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर सदिश का एक्स वाई तल पर प्रोजेक्शन जो है, प्रक्षेप, एक्स वाई तल पर प्रोजेक्शन भी एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, z 0 होगा, प्रक्षेप बराबर वेक्टर फॉर्म में होगा हमारे पास में 3i + j कैप। अब ये तो मॉड की फॉर्म में मांग रहा है, तो इसका जो परिमाण होगा हमारे पास में, परिमाण ये बनेगा आपके पास में √, इसका स्क्वायर कर देते 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास में रूट में 9 + 1, यानी √, हमारे पास में कितना हुआ, 10 हुआ। तो √10 देखिए, डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर है। अगर मान लो यहां पर ये बोलता YZ प्लेन में तो x 0 कर देते, अगर ये XZ प्लेन बोलता तो y 0 करके प्रोजेक्शन निकालते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बिंदु पर कार्यरत दो बलों के परिणामों का योगफल जो है वो 16 न्यूटन है, यानी दो फोर्स जो हैं उन दोनों का प्लस जो है आपके पास में वो 16 न्यूटन है। यदि इनका परिणामी रिजल्टेंट जो है वो 8 न्यूटन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मान लो हमने ये कहा कि माना कि लेट अस कंसिडर दैट, माना कि दो बल जो हैं, दो बल P और Q मान लेते हैं, P तथा Q है। अगर ये P और Q है तो आपको पता है कि P + Q जो है इनकी वैल्यू आपके पास में 16 न्यूटन है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, तो मैं ये कह सकता हूं इनका परिणामी जो है, परिणामी बराबर हो गया हमारे पास में R मान लेता हूं, और R = कितना दे रखा है, 8 न्यूटन कह रखा है, ठीक है। साथ में कह रहा है इसकी दिशा छोटे बल के लंबवत है, यानी छोटे वाले के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो किसी को भी छोटा मान ले, तो P को मान लेता हूं मैं इसमें, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि P की वैल्यू कम है और Q की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं R तथा P के मध्य का कोण जो है वो बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो अब आपको पता है कि R उसका परिणामी है, तो हमें पता R = P + Q हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R = वेक्टर फॉर्म में P + Q है। अब एंगल R और P के बीच बन रहा है, तो मुझे P को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि Q वेक्टर = R - P वेक्टर। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप P को क्यों ले गए, एंगल P के साथ दे रखा है, अगर बड़े वाले के साथ देता तो मैं Q को ले जाता वहां शिफ्ट, क्योंकि मुझे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो cos थीटा में थीटा की वैल्यू चाहिए, वो थीटा की वैल्यू मुझे इसने 90 डिग्री दे रखी है। तो क्या बन जाएगा, अगर आप इसका वेक्टर खोलें तो Q = रूट में हमारे पास में R² + P² + 2PQ cos थीटा, सॉरी 2PR आएगा यहां पर, 2PR cos थीटा। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये नंबर साफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं Q² = R² + P²। Q² = R की वैल्यू 8 है तो 64 बन गया, प्लस P²। अब देखिए P की वैल्यू आप निकाल लो यहां से, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 - Q, तो ये पुट कर देते हैं। तो Q² = ये बन जाएगा 64
प्लस करके P की वैल्यू वहां से एलिमिनेट करेंगे, 16 माइनस करके Q बन गया होल स्क्वायर। तो देखो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस ये हो जाएगा 200, ये हो गया हमारे पास 16 चौक 256 प्लस करके Q स्क्वायर माइनस 32Q हो गया। Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया। आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, 32Q इज इक्वल्स टू इन दोनों को जोड़ लो, 10 का 0 हासिल 1 और ये बन जाएगा 5 और 6 12 का 2 हासिल 1 320। अब देखो डायरेक्ट कट रहा है इसमें 10। Q की वैल्यू हुई आपके पास में 10 न्यूटन, ये बड़े वाला है, और छोटे वाला P कितना होगा, 16 में से 10 माइनस कर दो 6 न्यूटन। तो छोटे वाले के साथ 90 डिग्री था, तो P और Q है 6 और 10 आंसर होगा आपके पास। तो 6 और 10 कौन सा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट एक कंडीशन आपके सामने सेटअप की गई है। कंडीशन में क्या कह रखा है, यह कहना चाह रहा है कि मैं सूर्योदय के समय सूर्य के सामने मुख करके सड़क पर चलना प्रारंभ करता हूं। तो हमने कहा ये मान लो पूर्व दिशा हो गई, ये हमारे पास पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर नॉर्थ हो गया, और ये हमारे पास में दक्षिण यानी साउथ हो गया। तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ईस्टवर्ड चल रहा है, पहले पूर्व दिशा में चलाइए, ठीक है। कुछ समय चलने के बाद मैं लेफ्ट साइड की ओर मुड़ गया, यानी लेफ्ट साइड में मुड़ने का मतलब उत्तर दिशा में मुड़ गया इसमें, ठीक है। इसके बाद में दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मतलब राइट साइड, तो इस साइड मुड़ के ये इधर चला गया। अब आपसे पूछ रहा है बताइए मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तो इसका जो मुंह है वो तो ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, पूर्व दिशा में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। एक सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का, वो आपको बताना है।